26/11 मुंबई हमला, आतंकवादी हमला करते हैं और उस आतंकवादी हमले में लगभग 160 लोग मारे जाते हैं, 300 से अधिक लोग घायल हुए और चारों तरफ मुंबई के अंदर मौत का तांडव था। लेकिन आज लगभग 11-12 वर्ष होने के बाद, क्योंकि 2009 में ये हमला हुआ, 11 वर्ष बाद भी आज उसको याद किया जा रहा है। और जब याद करते हैं तो लोगों में गुस्सा आता है और कुछ लोगों में थर्राट आ जाती है कि आखिरकार इतना भयंकर हमला, उसके पीछे कौन साजिश करता थे। अभी तक हम जो जान रहे थे कि उसके पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन अल-कायदा का हाथ था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरे भारत और दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि अब ताजा ताजा आरोप मुंबई पुलिस के एक एसीपी रैंक के व्यक्ति ने, एसीपी ने आरोप लगाए हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर, जिनका नाम है परमवीर सिंह। पुलिस कमिश्नर जिस टाइम ये हमला हुआ 26/11/2009 में, उस समय आपको बताएं एटीएस के डीआईजी थे। और एटीएस के डीआईजी होने का मतलब है कि जितनी भी आतंकी गतिविधियां होंगी ये उसको कंट्रोल करेंगे, निगरानी रखेंगे और ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अब एसीपी ने आरोप लगाया है, जिनका नाम है शमशेर के पठान। उन्होंने आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है कि ये जो परमवीर सिंह है, ये एटीएस के जो डीआईजी थे उस समय जिंदा, क्योंकि वो कसाब पकड़ा गया था और उस कसाब के हाथ में एक कलावा था, जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि वो ये सिद्ध करना चाहता था कि ये हमला, आतंकी हमला, ये किसी हिंदू संगठन ने किया है। आरएसएस और हिंदू साधु समाज को बदनाम करने की एक साजिश थी, जिसकी स्क्रिप्ट कांग्रेसी नेता पिछले काफी दिनों से लिख रहे थे। उस समय के बयान जो कांग्रेसी नेताओं के थे, वो आए दिन ये कहते थे कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। आरएसएस की तुलना वो आतंकी संगठनों से करते थे। आज भी आपने देखा जिस तरह से सलमान खुर्शीद आरएसएस की तुलना बोको हरम से करते हैं, आईएस से करते हैं। ये पहली बार नहीं है। वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, उनके द्वारा ये बयानबाजी कराई जा रही थी। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदुओं को आतंकवादी बताया जाए। ये तो अच्छा है कि मुंबई पुलिस के एक जांबाज ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया, और जिंदा पकड़ा उसके बाद से जो राज खुले, वो एक राज तो ये खुल गया कि ये हिंदू नहीं, पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, शमशेर ने जो खुलासा किया है एसीपी ने, वो बहुत ही भयंकर चौंकाने वाला है कि उस समय जो एटीएस के डीआईजी परमवीर सिंह थे, बाद में जिनको मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, आज वो डीआईजी होमगार्ड महाराष्ट्र पुलिस में हैं, जिनके ऊपर अभी केस दर्ज हुआ है। उन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी और हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए उन्होंने सबूत मिटाए थे, जिसमें एक सबूत था अजमल कसाब का मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन को उन्होंने हाइड कर दिया और जांच की जो चार्जशीट तैयार की, उस चार्जशीट में मोबाइल फोन जब्त हुआ है, ऐसा कोई जिक्र भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे गंभीर अपराध हो नहीं सकता कि पुलिस में डीआईजी रैंक का व्यक्ति, जिसके ऊपर आतंकियों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, वो इस तरह का काम करे कि वो आतंकवादियों की मदद करे। तो इसी के मिलते जुलते बयान उस समय के लोगों के हैं जो मीडिया में लोगों ने दिए थे। उन्होंने बताया कि जिन नाव के जरिए ये आतंकवादी जब आए थे, तो जो मछुआरे हैं, उन्होंने जब उस नाव को देखा, इन व्यक्तियों के पास पिट्ठू बैग थे, इनके पास बड़े बड़े बैगों में कुछ सामान था जो कि निश्चित रूप से हथियार थे। उनको देखकर लोगों को शक हुआ, क्योंकि मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं उनकी वेशभूषा कैसी होती है, उनके पास मछली होती है और इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। ये अच्छे भले कपड़े पहनकर आए थे। इसकी सूचना उस समय कुछ मछुआरों ने उस समय के पुलिस को दी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज समझ में आता है कि यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई। डीआईजी एटीएस अगर आतंकवादियों की मदद पर उतर आया है तो फिर कौन पकड़ेगा। इसी तरह आप देखिए कि उस समय जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, गृह मंत्री शिवराज पाटिल का रोल भी सामने आया है और वो उस समय भी विवादों में था, लेकिन आज उसकी चर्चा होनी चाहिए। वो ये कि जब इन आतंकवादियों की खबर लगी और महाराष्ट्र की पुलिस ने कमांडो को बुलाने के लिए बात की कि कमांडो ऑपरेशन करना जरूरी है, जिस तरह से ताज होटल में ये लोग छुपे हुए हैं, ऑपरेशन करना है, तो आतंकवादियों को लेकर के जो प्लेन चंडीगढ़ से चला, उसको दिल्ली में उतरने के लिए मजबूर किया गया। और ये सब किया गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने।
शिवराज पाटिल को लेकर जाना है, इसी विमान में वो साथ जाएंगे, ऐसी जिद की गई और गृह मंत्रालय का आदेश था, तो इसलिए कमांडो नहीं पहुंच सके टाइम से। 10 घंटे वो प्लेन लेट हुआ जो कमांडो को ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहा था। और मीडिया में लोगों ने देखा कि शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री हैं, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया में बयान दे रहे थे, और कई टीवी चैनल पर वो जब आए, उनके कुछ ही घंटों के अंदर जो सूट पहन रहे थे उसका कलर चेंज हो रहा था। यानी शिवराज पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस सूट बदलने में, अपने को टिप टॉप दिखाने में व्यस्त थे, उनको कोई लेना देना उस ऑपरेशन से नहीं था। यानी जानबूझकर कहीं कांग्रेस सरकार चाह रही थी कि जो कमांडो ऑपरेशन है वो डिले हो और आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में पहुंचाएं। ये मंशा थी कि नहीं, ये जांच का विषय है। मौजूदा सरकार को इसकी जांच एनआईए को देनी चाहिए, रो को देनी चाहिए, और इसका खुलासा देश करना चाहता है, देश जानना चाहता है। इस पर डिबेट हो रही है, मीडिया में लोग चर्चा में हैं कि यदि एक देश के गृह मंत्री ने इस तरह का कारनामा किया कि कमांडो को वहां ऑपरेशन करने के लिए रोका, बीच में रोड़ा बने, एक डीआईजी रैंक का व्यक्ति जो कि सीनियर आईपीएस था 88 बैच का, वो यदि आतंकवादियों की मदद के लिए सबूत मिटाने में लगा हुआ था, तो फिर ये इतना गंभीर मामला है। तो कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, कांग्रेस की ही सरकार महाराष्ट्र में थी, ये कांग्रेस आखिरकार क्या सेट करना चाहती थी? लोगों की लाशों के ऊपर ये क्या हिंदू आतंकवादी का नैरेटिव सेट करने का षड्यंत्र कर रही थी? वहीं आपको बताएं, खुलासा यह भी हुआ है कि उस समय एनडीटीवी जैसा चैनल जो शंका के घेरे में आया, बरखा दत्त जो कि उसकी पत्रकार थी, वो उस समय एनडीटीवी की रिपोर्टिंग कर रही थी, और लाइव रिपोर्टिंग का एक क्लिप सामने आया है जिसमें वो बाकायदा रिपोर्टिंग कर रही है, और उसकी रिपोर्टिंग को लाइव आतंकवादियों के आका देख रहे थे। और उसके बाद, देखने के बाद, वो जो डायरेक्शन मीडिया के जरिए दे रही थी चैनल के लाइव टेलीकास्ट में, आतंकवादियों के आका ये अजमल कसाब और जो आतंकवादी और अंदर थे उनको निर्देश दे रहे थे कि भैया अब पुलिस आ गई है, अब फलाने नंबर गेट पे कमांडो खड़े हैं। यानी वो अंदर सचेत हो रहे थे और एनडीटीवी उनकी मदद कर रहा था। एक लाइन का वीडियो जो बरखा दत्त का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो ये है कि बरखा दत्त लाइव रिपोर्टिंग कर रही है और वो कहती है कि मेरे पास मेरे कॉन्टेक्ट बता रहे हैं कि ये जो ताज होटल है इसकी 8वीं मंजिल पर इजराइल के लोग रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, इजराइल के लोगों को, क्योंकि वहां से ज्यादातर लोगों को कमांडो ऑपरेशन के जरिए बचाया जा चुका था, ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल दिया गया था और आइसोलेट कर दिया गया था आतंकवादियों को मारने के लिए कमांडो जब ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन इजराइल से आए हुए कुछ लोग वो 8वीं मंजिल पर एक जगह छुपे हुए थे, और उन्होंने जब संपर्क किया पुलिस के बड़े अधिकारियों को, उन्होंने टीवी चैनल को यह जानकारी दे दी कि 8वीं मंजिल पर इजराइल के युवक कुछ लोग छुपे हुए हैं। और बरखा दत्त ने, एनडीटीवी चैनल ने बाकायदा इसको लाइव कर दिया, जिसके बाद आतंकवादी वहां पहुंचे 8वीं मंजिल पर, और कमरे में, जिस कमरे में वो छुपे हुए थे इजराइल के लोग, उनको बंधक बनाया। ये घटना बताती है कि इसमें कुछ मीडिया चैनल भी मिले हुए थे जो अपना लाइव टेलीकास्ट के जरिए आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। सवाल यह है कि यदि एक डीआईजी रैंक का व्यक्ति इस तरह की जांच में सबूत मिटा रहा था, तो उसको मुंबई का पुलिस कमिश्नर प्रमोट करके बनाया गया, क्या उसको यह इनाम दिया गया? दूसरा सवाल, शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री हैं और जिनकी वजह से 10 घंटे ऑपरेशन डिले हुआ, उनसे सवाल जवाब मीडिया ने क्यों नहीं पूछा? क्या वो किसी आला कमान कांग्रेस के कहने से ये काम कर रहे थे? तीसरा सवाल, जो मोबाइल को लेकर के आज एसीपी ने खुलासा किया है, शमशेर के पठान ने, तो 11 साल उनको इस खुलासे में क्यों लग गए? उनको जब ये पता था देशद्रोही का मामला है, उन्होंने तत्काल इसकी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? और आज भी महाराष्ट्र सरकार को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं, जबकि इस मामले की जांच के लिए उनको प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, या देश के गृह मंत्री को लिखना चाहिए, या अजीत डोभाल जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, या एनआईए के प्रमुख को लिखनी चाहिए थी? क्योंकि आप महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र पुलिस में बैठे हुए डीआईजी रैंक के व्यक्ति को, जो आज डीजी होमगार्ड हैं, उनके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करा सकते हो? तो क्या यह सारा मामला सुनियोजित था? कौन कौन इसके पीछे था? ये सब लोग सवाल कर रहे हैं। और इसी तरह यह सवाल भी लोगों के जहन में है कि कांग्रेस ने यदि ये पूरा षड्यंत्र रचा,
तो उस कांग्रेस को आज हम कैसे भरोसा करें? तो कैसे मान लें कि महाराष्ट्र में आज जो सरकार चल रही है उद्धव ठाकरे की, वो कांग्रेस की सपोर्ट से चल रही है? वो आतंकवादी, वो ड्रग माफिया, वो लुटेरे, वो गैंगस्टर, वो दाऊद इब्राहिम गैंग, किस तरह से आज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिसकर्मी कर सकता है? क्योंकि कांग्रेस तो आज भी महाराष्ट्र में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सत्ता में है। तो अगर कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के साथ है, तो इस देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां किसी भी आतंकवादी कार्रवाई पर कैसे हमला हो सकता है, कैसे ड्रग माफियाओं के खिलाफ हो सकता है? और इसी से एक बात यह सिद्ध होती है कि जिस तरह से ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जब कर रहे हैं समीर वानखेड़े, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उल्टा उन्हीं को घेरा जा रहा है। तो ये सवालों के घेरे में, इन सवालों के जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि 26/11 ये जो हमला है इसके पीछे का सच क्या है। यदि कांग्रेस इसके लिए दोषी है तो वो कौन है जिसके निर्देश पर शिवराज पाटिल काम कर रहे थे गृह मंत्री, और जिसके इशारे पर ये डीजी जो है डीआईजी एटीएस परमवीर सिंह सबूत मिटा रहे थे, किसके कहने पर कमांडो लेट पहुंचे, इस सब की जांच का खुलासा होना बाकी है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसकी भी सपोर्ट में कांग्रेस है। कहीं 26/11 जो तारीख किसान आंदोलन की शुरुआत की इस हंगामे के पीछे कहीं यही तो नहीं कि कांग्रेस के सच ना उजागर हो जाएं, मीडिया में इस पे डिबेट ना हो जाए, इसलिए ये एक फर्जी किसान आंदोलन खड़ा कर दिया गया है, जिसने लगभग तय कर दिया है कि यह आंदोलन को लगातार चलाते रहना है जब तक 2024 का लोकसभा का चुनाव ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस शायद नहीं चाहती कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई टीवी में डिबेट हो, देश में बहस हो और इनके राज उजागर हो। 2024 में ये मोदी जी को हटाने का सपना देख रहे हैं, जिसमें इस तरह के मामले अगर उजागर हो गए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये अच्छी तरह कांग्रेसी जानते हैं। लेकिन इस बीच अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन घोटाले, घपले और देश विरोधी षड्यंत्रों का वो पूरी तरह खुलासा करे। वंदे मातरम।